नमस्कार प्यारे बच्चों, हम 12th क्लास के ज्योग्राफी का सेकंड लेसन करने का प्रयास करेंगे। लेसन है कि विषम जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि क्या है, कि विषम के अंदर टोटल पॉपुलेशन क्या है, उसका जो पैटर्न है यानी वितरण किस प्रकार है, घनत्व क्या है और वृद्धि क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या है, उसके बाद देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, और एक होता है प्रवास, कि प्रवास क्या है। तो सबसे पहले है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो हम जनसंख्या घनत्व को बताते हैं कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के अंदर यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन निवास करती है, कि 1 किलोमीटर के अंदर हम इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि जनसंख्या घनत्व। बार बार वैसे एक नंबर में पूछा जा चुका है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो सबसे पहले किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया की हम क्या लेते हैं, पॉपुलेशन लेते हैं, और उसी पार्टिकुलर जो एरिया है उसका जो क्षेत्रफल है कितना है, यानी हम क्षेत्रफल से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, और इसी के द्वारा क्या निकल जाता है, जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि ये सघन भी हो सकता है, सघन और विरल। सघन जनसंख्या घनत्व वो होता है, या सघन जनसंख्या क्षेत्र वो होते हैं जहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, ये होता है जनसंख्या घनत्व। इसमें हम विषम जनसंख्या भूगोल पढ़ने लगे हैं, तो विषम जनसंख्या भूगोल के अंदर बताने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या घनत्व एक है यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग जहां सघन जनसंख्या पाई जाती है, और एक है अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग के अंदर भी क्या पाई जाती है, जनसंख्या सघन पाई जाती है। ठीक है, ये सघन जनसंख्या वहां मिलेगी जहां पे क्या होता है कि तकनीकी सुविधाएं अच्छी होती है, वहां की जब क्लाइमेट है वो अच्छी होती है, एग्रीकल्चर की स्थिति अच्छी पाई जाती है, जहां मानव क्या कर सकता है, अपने रहने के लायक सारी जो भौगोलिक जो परिस्थितियां होती है मानव के लिए अनुकूल होती है, वहां सघन जनसंख्या क्षेत्र पाया जाता है। अब जनसंख्या के अंदर परिवर्तन कैसे होता है, वैसे जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या के अंदर परिवर्तन, जनसंख्या के परिवर्तन के घटक कौन से, तो जनसंख्या कैसे परिवर्तित होती है, बढ़ती है या घटती है, ये हम 4 से 5 बातों के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंडेंट करते हैं। तो सबसे पहले होता है जन्म दर, कि जन्म दर कितनी है, वहां का मृत्यु दर कितना है, और वहां से व्यक्तियों ने प्रवास कितने किया, यानी माइग्रेशन कैसा होता है। जन्म दर अगर ज्यादा है तो बताते हैं कि जनसंख्या बढ़ती है, अगर मृत्यु दर ज्यादा है तो जनसंख्या घटेगी, और प्रवास किसी क्षेत्र के अंदर यानी व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आते हैं तो हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है, अगर हमारे से यहां से चले जाते हैं तो हमारी जनसंख्या कम हो जाती है। लेकिन ये दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा स्थायी और एक होता है अस्थायी। स्थायी प्रवास के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ के चले जाते हैं और उसी स्थान पर रहना प्रारंभ कर लेते हैं, और अस्थायी होता है कि वो जाते हैं, कार्य करने के बाद वापस कुछ समय के बाद अपने क्षेत्र में वापस आते हैं। यह होता है कि जनसंख्या को परिवर्तित करने वाले कारक। ठीक है, अब बहुत ज्यादा बार एक बात पूछी गई है कि जो जनसंख्या वृद्धि वो किस क्षेत्र के अंदर ज्यादा पाई जाती है, जनसंख्या वृद्धि अधिकतम कहां पे है,
जनसंख्या वृद्धि है वो अधिकतम ये लाइबेरिया के अंदर पाई जाती है। लाइबेरिया एक कंट्री है, लाइबेरिया, ठीक है। और एक है कम पाई जाती है, कम लेटविया, ये भी एक कंट्री है। और अगर हम महाद्वीप की बात करते हैं तो ये है अफ्रीका की, महाद्वीप में है अफ्रीका, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये जनसंख्या वृद्धि के अंदर शामिल की जाती है। और जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? किसी एक विशेष क्षेत्र में जनसंख्या का बढ़ जाना, एक समय पर्टिकुलर एरिया के अंदर जनसंख्या का बढ़ जाना, जनसंख्या वृद्धि करना, ठीक है। इसके बाद आता है कि हम देखते हैं कि प्रवास क्या है। जैसे हमें जनसंख्या घनत्व का पता चला कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, उसके बाद आता है कि प्रवास क्या होता है। प्रवास, प्रवास होता है कि मैंने वैसे बता दिया आपको स्थायी और अस्थायी के रूप में, लेकिन प्रवास वो होता है कि मानो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, प्रवास करना। हम एक दो बातें होती इसमें, एक उद्गम स्थान होता है, एक होता है गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान वह होता है जहां व्यक्ति जाते हैं, जहां से चलते हैं, जहां से, जैसे हम अपने यहां से चले गए, हमारा उद्गम स्थान। गंतव्य स्थान है कि जहां हम चले गए, ठीक है, जहां पर मनुष्य जाता है माइग्रेट कर। और ये इसकी कुछ क्या है कि कुछ धाराएं कि माइग्रेशन कैसे कैसे हो सकता है। हम गांव से गांव हो सकता है, गांव से गांव, गांव से नगर हो सकता है, नगर से नगर हो सकता है, और नगर से गांव हो सकता है। प्रवास क्यों किया जाता है? प्रवास इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो हमें अपने क्षेत्र के अंदर नहीं मिल पाती। या तो हम शिक्षा के उद्देश्य से करते हैं प्रवास, या रोजगार के उद्देश्य से किया जाता है, या किसी भी प्रकार की कोई क्या होती है, कोई प्रतिकूल दशाएं होती है, वो हो सकती है प्रवास के कारण हो सकती है कि मानव उसके कारण क्या करता है, प्रवास करता है। तो प्रवास के अंदर हम क्या देखते हैं, एक प्रवास स्थायी, अस्थायी, और एक प्रवास कौन होता है बेटा, मौसमी प्रवास, कि हम एक पार्टिकुलर मौसम के अनुसार क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अपने क्षेत्र से, ठीक है। और इसके बाद है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि एक होता है पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर वो होता है, यानी एक होता है प्रतिकर्ष का पुश फैक्टर, और एक होता है अपकर्ष का, ये होता है पुल फैक्टर, ठीक है। तो प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जो हमें अपने क्षेत्र को छोड़ने के लिए विवश करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, बेरोजगारी, ठीक है, और रहन सहन का निम्न स्तर है, रहन सहन का निम्न स्तर, ठीक है। किसी भी प्रकार के कोई सामाजिक कारण हो सकते हैं कि क्या होते हैं भाई, उपद्रव्य होते हैं। उपद्रव्य के कारण भी क्या करता है, मनुष्य अपने क्षेत्र को छोड़ देता है। किसी भी प्रकार की कोई महामारियां हैं वो हो सकती हैं, ठीक है, अशांति हो सकती है उस क्षेत्र के अंदर। और अपकर्ष कारक वो होते हैं जो हमें क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, रोजगार की अच्छी सुविधा, शिक्षा का अच्छा
प्रसार, उस क्षेत्र के अंदर शिक्षा का अच्छा प्रसार और उसके अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं अधिकतर आपने देखा होगा कि जो जनसंख्या होती है वो गांव से नगरों की हो जाती है रोजगार की तलाश के लिए। स्टूडेंट गांव से शहरों की तरफ जाते हैं शिक्षा के लिए और अच्छी जो हॉस्पिटल की सुविधाएं होती हैं वो भी नगरों के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यही क्या होते हैं प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक बताए गए। और इसके बाद आता है कि जो जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या वितरण क्या होता है कि कहां कहां जनसंख्या फैली हुई, उसका वितरण किस क्षेत्र में कितना, ठीक है। जनसंख्या प्रश्न पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम के अंदर कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? जैसे सबसे पहले होता है कि एक भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक के अंदर आप क्या देखते हैं? भौगोलिक कारक के अंदर देखा जाता है कि जल कितना है, जल की उपलब्धता कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां जल कितना अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। दूसरा है जल की उपलब्धता के साथ साथ कि जो भूमि की आकृति है, भू आकृति कि मानो क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने की अपेक्षा समतल जो मैदान होते हैं उनके अंदर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। जैसे भारत के अंदर देखते हैं, वैसे विश्व भूगोल पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम भू आकृति के बारे में देखते हैं। तो भू आकृति क्या है कि समतल एरिया के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है। और उसके बाद है कि वहां की जो मृदाएं वो कैसी है, अगर वो मृदा है वो उपजाऊ है अनुपजाऊ, उपजाऊ भूमि के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि प्राथमिक जो क्रियाएं हैं वो सबसे ज्यादा वहां पे हो सकती है। दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंदर क्या होता है कि पैसे से संबंधित हमारे पास क्या होते हैं, इसके अंदर एलिमेंट होते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला है कि औद्योगिकरण कि सबसे ज्यादा उद्योगों का लगना, नगरीकरण, नगरों का स्थापित होना, ठीक है। और एक है खनिज कि मिनरल्स, ये भी क्या करते हैं पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं। सामाजिक या सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं। सामाजिक कारक एवं सांस्कृतिक ये कारक भी क्या करते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे मोस्टली एक बार में बहुत ज्यादा पूछा गया है कि एक सिद्धांत है जनसंख्या, यह है कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत कि जननांगीय जो संक्रमण सिद्धांत है, इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा उसकी भविष्य की जनसंख्या कैसी हो सकती है, इसके बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था, इसके प्रथम अवस्था के अंदर हम क्या होता है कि प्रथम अवस्था में अविकसित राष्ट्र, अविकसित या अल्प विकसित राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र वो होते हैं जिन्होंने अपना डेवलपमेंट अभी तक नहीं किया है। तो प्रथम अवस्था जननांगीय संक्रमण सिद्धांत है, फिर बताता हूं आपको क्या बताता है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या का वर्णन है और भविष्य के अंदर उस जनसंख्या का जो पूर्वानुमान है उसके लिए क्या किया जाता है, जननांगीय संक्रमण जो सिद्धांत है उसको बताया गया। 3 अवस्थाएं इसके अंदर बताई गई। प्रथम अवस्था के अंदर अविकसित राष्ट्र,
अविकसित राष्ट्र ज्यादा होंगे तो उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा मिलेंगे। जन्म भी ज्यादा व्यक्ति होगा, मृत्यु भी ज्यादा व्यक्ति होगी। ठीक है, जनसंख्या धीमी जनसंख्या की जो वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर क्या पाई जाएगी? इसमें जनसंख्या वृद्धि दर है वो धीमी पाई जाती है, क्योंकि अगर व्यक्ति ज्यादा मरेंगे भी और ज्यादा ही जन्म लेंगे तो क्या होगा? जितने यानी जन्म भी होते हैं और मृत्यु भी ज्यादा होती है। ठीक है, और इसके अंदर प्राथमिक क्रियाएं ज्यादा की जाती हैं। ठीक है, यानी सभी व्यक्ति प्राथमिक क्रियाओं के अंदर जुड़े होते हैं और अधिकतर जो जनसंख्या है वो अविकसित पाई जाती है, अशिक्षित यानी अशिक्षित जनसंख्या पहली अवस्था के अंदर देखने लगे हुए। ये सभी बातें हमने आपने एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करनी है, इसके अंदर बताना है। और जो जीवन प्रत्याशा दर है, यानी जीवन प्रत्याशा दर होता है कितने समय तक वो क्या करते हैं, जीवित रह सकते हैं, वो भी क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। ये प्रथम अवस्था है। एक है द्वितीय अवस्था, कि द्वितीय अवस्था के अंदर क्या है? द्वितीय अवस्था के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर विकासशील राष्ट्र शामिल किए जाते हैं, विकासशील देश शामिल किए जाते हैं। ठीक है, विकासशील देश के अंदर क्या होता है कि प्रारंभ में जो जन्म दर है वो ज्यादा होती है, प्रारंभ में जन्म दर ज्यादा यानी अधिक होगी। ठीक है, समय के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहे जन्म दर के अंदर क्या की जाएगी? जन्म दर में कमी आती जाएगी। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के अंदर सुधार पाया जाता है, यानी शिक्षा में भी सुधार होगा, स्वास्थ्य के अंदर सुधार होगा। ठीक है, ये सभी क्या पाए जाते हैं? द्वितीय अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। एक है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था के अंदर हम देखते हैं, चलो मैं ये भी कर देता हूं साइड में, ये भी करता हूं। जो तृतीय अवस्था है उसमें पाए जाते हैं, तृतीय अवस्था के अंदर जो विकसित राष्ट्र है ना उनको शामिल किया जाता है। विकसित देश तृतीय अवस्था के अंदर शामिल किए जाएंगे। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों के अंदर क्या पाई जाएगी? कमी पाई जाएगी। जन्म दर भी कम होगी और मृत्यु दर भी कम होगी। ये देखो भाई, पहले के अंदर भी मैंने यही बताया, लेकिन इसके अंदर बाद वाली चीजें हैं, प्राथमिक क्रिया के अंदर लगे होना, अशिक्षित जनसंख्या का होना। ठीक है, और ये अविकसित राष्ट्र थी, ये विकसित राष्ट्र जिसके अंदर जनसंख्या या तो स्थिर पाई जाती है। जनसंख्या क्या होगी? या तो स्थिर होगी, अगर बढ़ेगी तो धीमी गति से बढ़ेगी, धीमी गति से बढ़ती, या तो जनसंख्या स्थिर होती है धीमी गति से बढ़ती है। ठीक है, और इसके अंदर चलो ये ठीक है, अधिकतर जो जनसंख्या है इसकी पॉपुलेशन नगरों में ज्यादा रहती है, नगरों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। ठीक है, और जो इसके अंदर तकनीकी का जो ज्ञान होता है, तकनीकी ज्ञान, तकनीकी विकास है, वो इन राष्ट्रों ने सबसे ज्यादा किया। ये सारी बातें क्या की जाती है? इसके अंदर शामिल की जाती है। निष्कर्ष के अंदर आप बता सकते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा हम भविष्य की जो जनसंख्या है उसके बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद होता है कि जो एक अंतिम प्रश्न मोस्टली पूछा जा चुका है 1 से 2 बार, कि उसके अंदर देखो भी क्या पूछा है या क्या पूछा जा सकता है आपसे कि जनसंख्या वृद्धि में अगर जनसंख्या वृद्धि दर हो जाती है, यानी जनसंख्या वृद्धि से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या समस्याएं आपके सामने क्रिएट होंगी? पहला है कि संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है,
संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। हम एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर हम घर पे 4 मेंबर है, 4 सदस्य हैं, अगर कोई वस्तु हमारे पास है तो वो हमें अच्छी मात्रा के अंदर प्राप्त हो सकती है। अगर हम 4 की जगह क्या हो जाती है, 8 हो जाती है, तो क्या होता है, उसी वस्तु के ऊपर क्या होता है, दबाव बढ़ जाता है। तो संसाधनों के ऊपर क्या होता है, दबाव बढ़ता है। दूसरा है, अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा। किसी भी प्रकार का पोल्यूशन है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, चाहे सोइल पोल्यूशन है, चाहे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये सभी पोल्यूशन क्या होती है, इसमें प्रदूषण का स्तर है उसके अंदर वृद्धि होती है। इसके साथ साथ क्या होता है, विकास के अंदर बाधा, विकास में बाधा पहुंचती है। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो धीरे धीरे क्या होगा, विकास के अंदर भी प्रभावित होता है, क्योंकि डेवलपमेंट हम कंप्लीट नहीं कर पाते। और उसके बाद है कि इतने व्यक्तियों का जो भरण पोषण है, यानी उनको खाने की सुविधाएं हैं, भरण पोषण की सुविधाएं भी हम पूर्ण रूप से उनको नहीं दिला पाते। और ये सभी बातें क्या है, ये इसके अंदर शामिल की गई है। इस प्रकार हम विश्व की जनसंख्या है, घनत्व है, वितरण है, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रवास क्या है, इन सभी बातों के बारे में हमने इस लेसन में समझने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करता हूं जिसमें बच्चों को शायद समझ आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की किसी बच्चों को समझ नहीं आता है तो अपनी जितनी भी क्यूरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं चेक करने के बाद आपको बताने का प्रयास करता हूं।